लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, हमें पूरी दुनिया के ढांचे को बदलना होगा, हालिया हीटवेव इसका सबूत है। इस लेख में लेखक ये समझाने की कोशिश करता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। यूरोप में हाल ही में आई भीषण हीट वेव, जिसमें रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई, सड़कें पिघल गईं और बुनियादी ढांचा जवाब देने लगा। इस बात का संकेत है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा उस मौसम के लिए तैयार ही नहीं था जो अब सामान्य होता जा रहा है। लेख का तर्क है कि ये गर्मी कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में इतनी तीव्र गर्मी शायद हजारों वर्षों में एक बार देखने को मिलती। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने ऐसे मौसम को कई गुना अधिक संभावित बना दिया है। अब जो कभी असंभव माना जाता था, वो कुछ वर्षों के अंतराल पर लौटता दिखाई दे रहा है। यानी समस्या सिर्फ तापमान बढ़ने की नहीं, बल्कि बदलाव की रफ्तार की है, जिसके साथ समाज और सरकारें कदम नहीं मिला पा रही हैं। लेखक खास तौर पर यूरोप की तैयारी पर चर्चा करता है। कई अमेरिकी आलोचक पूछ रहे हैं कि यूरोप ने एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपनाया। लेकिन लेख कहता है, इसका कारण कोई वैचारिक जिद नहीं, बल्कि ये है कि यूरोप का मौसम ऐतिहासिक रूप से ठंडा रहा है। वहाँ के शहर, इमारतें और पूरी शहरी संरचना ऐसी गर्मी को ध्यान में रखकर बनाई ही नहीं गई थी। अब अचानक बदलती जलवायु के बीच पुराने शहरों, घरों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को नए हालात के अनुकूल बनाना बेहद महंगा और जटिल काम है। लेख का बड़ा संदेश ये है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने की नहीं रह गई है। अब दुनिया को अपने बुनियादी ढांचे को भी बदलना होगा। घरों, अस्पतालों, परिवहन व्यवस्था, बिजली नेटवर्क और खेती बाड़ी तक को नई जलवायु के हिसाब से ढालना पड़ेगा। एयर कंडीशनिंग इसका एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन अकेला समाधान नहीं। बढ़ती गर्मी फसलों, जल स्रोतों, पशुओं, श्रमिकों और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती इतनी बड़ी है कि केवल राजनीतिक बहस या एक दूसरे पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा। दुनिया को ये स्वीकार करना होगा कि बदलती जलवायु के साथ जीने के लिए पूरे समाज और बुनियादी ढांचे का व्यापक पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। हालिया यूरोपीय हीटवेव इसी कठोर सच्चाई की याद दिलाती है कि अब अनुकूलन कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, ट्रंप की दौलत और सत्ता, 21वीं सदी में तबाही मचाता एक मध्यकालीन दरबार। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। संपादकीय का तर्क है कि ट्रंप केवल राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रपति पद और अपनी निजी व्यावसायिक गतिविधियों के बीच की सीमाओं को भी लगभग मिटा रहे हैं। लेख के अनुसार अमेरिका का संविधान राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ट्रंप की कार्यशैली इस सिद्धांत को लगातार कमजोर करती दिखाई दे रही है। संपादकीय हाल ही में सामने आए उन खुलासों का जिक्र करता है, जिनके मुताबिक ट्रंप ने दोबारा सत्ता में लौटने के बाद लगभग $2 अरब की आय अर्जित की है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी कारोबारी सौदों से जुड़ी कमाई भी शामिल है। लेख का कहना है कि व्हाइट हाउस ये तर्क देता है कि इसमें कोई हितों का टकराव नहीं है, लेकिन यही सोच समस्या की जड़ है, क्योंकि इससे ऐसा संदेश जाता है कि राष्ट्रपति और उसके निजी कारोबारी हितों में कोई अंतर नहीं बचा है। संपादकीय इसे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बजाय मध्यकालीन राज दरबार जैसी व्यवस्था बताता है, जहां सत्ता और निजी लाभ एक दूसरे में घुल मिल जाते थे। लेख में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय का आरोप है कि अदालत ने कई मामलों में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में ऐसे फैसले दिए हैं, जिनसे राष्ट्रपति की शक्तियां और बढ़ी हैं। खास तौर पर स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं पर राष्ट्रपति के नियंत्रण और प्रवासियों से जुड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इससे कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती जा रही है, जबकि न्यायपालिका और विधायिका की निगरानी कमजोर पड़ रही है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा यही है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर ना हो,
लेकिन हाल के घटनाक्रम इसके उलट संकेत देते हैं। संपादकीय ये भी कहता है कि ट्रंप की राजनीति का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई जैसे फैसलों का हवाला देते हुए लेख बताता है कि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में जरूरत से ज्यादा शक्ति केंद्रित हो जाती है तो उसके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए ये सिर्फ अमेरिकी लोकतंत्र का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय भी है। कुल मिलाकर द गार्जियन का ये संपादकीय चेतावनी देता है कि अमेरिका जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व करता है उसकी सबसे बड़ी ताकत संस्थाओं की स्वतंत्रता और सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था रही है। यदि राष्ट्रपति पद लगातार अधिक शक्तिशाली होता गया और संस्थागत संतुलन कमजोर पड़ता गया तो अमेरिका एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ सकता है जहां लोकतांत्रिक ढांचा तो बना रहे लेकिन वास्तविक शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में सिमट जाए। लेख का मूल संदेश यही है कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज बाहरी नहीं बल्कि उसके भीतर सत्ता और जवाबदेही के बीच बिगड़ता संतुलन है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख ईरान वार्ता ने अमेरिकी कूटनीति के पतन को उजागर कर दिया है। इसमें लेखक ये तर्क देता है कि ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति पेशेवर राजनयिकों के बजाय कारोबारी हितों से प्रभावित लोगों के हाथों में चली गई है। लेख के अनुसार ईरान के साथ चल रही बातचीत, जो इस समय अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रियाओं में से एक मानी जा रही है, उसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी पहचान अनुभवी राजनयिकों से ज्यादा रियल एस्टेट निवेशकों और कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी रही है। लेखक का कहना है कि यही स्थिति अमेरिकी कूटनीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। लेख में खास तौर पर जेरेड कुशनर और स्टीवन विटकॉफ का उल्लेख किया गया है। लेखक का तर्क है कि इन दोनों के खाड़ी देशों, इजराइल और निजी निवेश फंडों से जुड़े व्यापक आर्थिक हित हैं। ऐसे में जब वो ईरान, खाड़ी देशों या गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो केवल अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनके निजी और कारोबारी संबंध भी फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। लेख के अनुसार कूटनीति का मूल सिद्धांत यह है कि वार्ताकार का एकमात्र उद्देश्य अपने देश का हित हो, लेकिन यहाँ हितों के टकराव की आशंका लगातार दिखाई देती है। लेख गाजा और मध्य पूर्व की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहता है कि कुछ मामलों में कारोबारी सोच और विदेश नीति आपस में घुलती मिलती दिखाई दे रही है। लेखक के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण को निवेश और रियल एस्टेट अवसर की तरह देखने वाली सोच ये दिखाती है कि मानवीय और राजनीतिक संकटों को भी आर्थिक परियोजनाओं के नजरिए से देखा जा रहा है। इसी वजह से आलोचक मानते हैं कि ऐसे समझौते भले जल्दी हो जाएं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होंगे क्योंकि उनमें क्षेत्रीय जटिलताओं और स्थानीय समाज की वास्तविक जरूरतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। लेख का एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि अनुभवी राजनयिकों की जगह ऐसे लोगों को आगे लाने के जरिए बातचीत तो आसान हो सकती है क्योंकि वो सीधे राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे बनने वाले समझौते अधिक अस्थायी और अस्थिर हो सकते हैं। लेखक ओबामा काल के ईरान परमाणु समझौते का उदाहरण देते हुए कहता है कि वो वर्षों की तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत के बाद बना था, जबकि आज की शैली में त्वरित समझौतों पर जोर दिखाई देता है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख ये संदेश देता है कि अमेरिका की विदेश नीति में पेशेवर कूटनीति की जगह व्यक्तिगत रिश्तों, कारोबारी हितों और राजनीतिक नजदीकियों ने ले ली है। लेखक का मानना है कि ऐसे माहौल में होने वाले समझौते तत्काल राजनीतिक लाभ या आर्थिक फायदे तो दे सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाले समाधान साबित नहीं होंगे। लेख के अनुसार ईरान वार्ता सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि ये उस बड़े बदलाव की झलक है जिसमें अमेरिकी कूटनीति की पारंपरिक पेशेवर संरचना कमजोर होती दिखाई दे रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।